नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी स्वदेश निर्मित तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान। दुनिया ने देखा रक्षा क्षेत्र में भारत की मजबूती को। रक्षा निर्यात में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहे भारत पर होगी विशेषज्ञों से चर्चा। बात करेंगे राजस्थान में आज चुनाव हो गया। अब तेलंगाना में 30 तारीख को पोलिंग होनी है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। देखेंगे राजस्थान में लोकतंत्र के पर्व में कैसे जनता हुई भागीदार और साथ ही साथ क्या कहना है राजस्थान की जनता का। साथ ही होगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें भी। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का किया दौरा। पीएम ने कहा, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम विश्व में किसी से कम नहीं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद। 68% से ज्यादा हुआ मतदान। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभाएं, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जनता को किया संबोधित। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्याकांड में सजा का ऐलान। 4 दोषियों को उम्र कैद। सौम्या की मां ने कहा, कोर्ट के इस फैसले से जाएगा कड़ा संदेश। सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने की जंग युद्ध स्तर पर जारी। बेंगलुरु से मंगाया गया है प्लाज्मा कटर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सभी विकल्पों पर हो रहा है विचार। इजरायल ने की हमास की ओर से रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची की समीक्षा। संघर्ष विराम के पहले चरण में फिलहाल 24 बंधक रिहा। गाजा में पहली बार बड़ी संख्या में पहुंची मानवीय सहायता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भर मेक इन इंडिया की रफ्तार और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाते भारत की स्वदेशी क्षमताओं का अनुभव किया। पीएम ने इस उड़ान को गजब का अनुभव बताया और कहा कि इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। भारत की ताकत का तेज है तेजस। तेजस में उड़ान भरने से पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में शनिवार को तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। पीएम ने कहा कि तेजस में सफलतापूर्वक सॉर्टी की ये गजब का अनुभव रहा। इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तेजस में उड़ान भरने से पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। तेजस को HAL ने विकसित किया है। ये सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन शामिल हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें तेजस विमान भी शामिल है। विमान का पहला संस्करण 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। मोदी सरकार के तहत 83 LCA Mk-1A विमानों की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर HAL को दिया गया है, जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू होने वाली है। LCA तेजस के आधुनिक और अधिक घातक संस्करण LCA Mk-2 के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। विमान इंजन सहित स्वदेशीकरण को और बढ़ावा देने के लिए
जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में जीई इंजन के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जीई के साथ बातचीत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पहल से रक्षा निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। रक्षा उत्पादन विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में अब तक 6052 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हुआ है। और अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो इसमें कुल रक्षा निर्यात 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। आइए देखते हैं किस तरह से मेक इन इंडिया ने भी भारत की रक्षा क्षमताओं की ताकत को बढ़ाया है। रक्षा निर्यात में बड़ी छलांग भारत ने लगाई है और यही बताता है कि जिस तरह से मेरे पीछे जिस ग्राफ को आप देख रहे हैं, इसमें भारत ने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में जो छलांग लगाई है, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर लगातार भारत बढ़ रहा है। इसकी तुलना इसमें की गई है वित्त वर्ष 22-23 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है 16,000 करोड़ का रक्षा निर्यात। लेकिन सफर कहां से शुरू हुआ था? अब देखिए 2013-14 में ये मात्र 686 करोड़ रुपए था और ये 9 साल में रक्षा निर्यात 23 गुना ज्यादा हुआ, यानी 23 गुना आज की तारीख में रक्षा क्षेत्र में भारत निर्यात कर रहा है। तो ये भारत की ताकत दिखाता है कि किस तरह से मेक इन इंडिया की बढ़ती ताकत ने भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से 9 वर्षों में निर्यात में वृद्धि के लिए जो सुधार किए गए हैं उनका एक बड़ा असर दिखाई देता है। निर्यात की प्रक्रिया को सरल और उद्योगों के हिसाब से बनाया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग उसमें शामिल हो सके। कारोबारी सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार का विशेष ध्यान रहा। रक्षा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के सिलसिले में घरेलू उद्योगों को मजबूती देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। कई रक्षा उपकरणों का आयात भी प्रतिबंधित किया गया, वो भी इसी लिहाज से कि उन्हें अब स्वदेश में ही निर्मित किया जाएगा। रक्षा खरीद पर होने वाले खर्च में विदेशी स्रोत की हिस्सेदारी भी कम हुई है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है और इसी वजह से 494 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ है। निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत सुधार किए गए। वहीं विनिर्माण इकाइयों यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 358 निजी कंपनियों को, प्राइवेट प्लेयर्स को भी शामिल किया, जिसके लिए 584 रक्षा लाइसेंस जारी किए गए, जिससे कि निजी प्लेयर्स इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो और शामिल हो। 2014 के बाद से 3,343 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई आया है। 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण जारी है। वहीं आयात होने वाले रक्षा उपकरणों का भारत में अब निर्माण हो रहा है। आत्मनिर्भरता में सहायक बनी है स्टार्टअप कंपनियां, इनका एक बड़ा रोल है और किस तरह से आने वाले समय में भी इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वहीं सैन्य हथियार बनाने वाली 3 भारतीय कंपनियां आज की तारीख में दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में शामिल हैं। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का आर्मेनिया को निर्यात किया गया है। तो कई ऐसे देश हैं जिन्हें भारत आज की तारीख में रक्षा उपकरण का निर्यात कर रहा है। वहीं भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट 100 से ज्यादा देशों को निर्यात की जा रही हैं। लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो म्यांमार को दिया गया है, ये म्यांमार को निर्यात की गई है। वहीं मेक इन इंडिया के तहत निर्मित है स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी INS करंज। वहीं अपाचे जैसा हेलीकॉप्टर बनाने के प्रोजेक्ट पर भी लगातार काम जारी है। तो ये तो थी किस तरह से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, साथ ही साथ रक्षा निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं और आप भी देखिए तेजस की ताकत को, किस तरह से तेजस बढ़ रहा है आगे। तेजस को की पूरी जो कल्पना की गई है स्वदेश निर्मित है। एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बनाया गया है और यही इसकी विशेषता है क्योंकि तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफ़ी हल्का है। इसका वजन केवल 6,560 किलोग्राम है। तेजस की ताकत अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से कम नहीं है। वहीं सुखोई की तुलना में तेजस काफ़ी हल्का है। ये 8 से 9 टन भार ले जा सकता है। सुखोई की ही तरह कई तरह के हथियार और मिसाइल ले जा सकता है। तेजस की विशेषताओं में इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार है। हल्का होने के बावजूद रफ्तार में इसका कोई सानी नहीं है। ये विमान
52,000 फीट की ऊंचाई पर 1.6 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। ये हवा में ईंधन भरकर फिर से दुश्मन के इलाके में जा सकता है। तो ये वो तमाम ताकत है तेजस की, जो भारत की रक्षा क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भरता बल्कि एक उस विजन को भी दिखा रहा है जो भारत ने पिछले कई सालों के अपने एक बड़े आयातक देश होने का जो एक तरह से एक स्टैंप भारत पे था, उसको अब बदला है। हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान भी मौजूद हैं, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, पूर्व चेयरमैन DRDO, और अनुराग बाजपेयी साहब, संयुक्त सचिव डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, रक्षा मंत्रालय। हमारा आज का विशेष है रक्षा क्षेत्र में बज रहा है भारत का डंका। रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार जिस तरह से प्रगति कर रहा है, इसी पर आज हमारा विशेष भी है। रक्षा क्षेत्र में बज रहा है भारत का डंका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले किए, जिसका अब असर दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार में भारत न केवल अपनी जरूरत के हथियारों का निर्माण कर रहा है, बल्कि विदेशों में इसका तेजी से निर्यात भी कर रहा है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ सके हैं। अनुराग बाजपेयी जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, स्टूडियो में हमारे साथ शामिल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, भारत इस समय एक बड़े रक्षा क्षेत्र के आयातक से आज की तारीख में रक्षा क्षेत्र में एक निर्यातक के एक भूमिका उसकी दिखाई दे रही है। आने वाले 25 सालों में भारत रक्षा क्षेत्र में क्या उसका रोड मैप है, किस तरह से आगे का सफर अब है? ये सबसे पहले तो मैं सभी व्यूअर्स का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आज यहाँ पे हमको रक्षा क्षेत्र में सुनना चाहते हैं, और मैं आपका दूरदर्शन का भी आभारी हूँ कि उन्होंने रक्षा क्षेत्र के लिए यहाँ पे आज बातचीत रखी, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी थी। और आज सब एक बहुत बड़ा दिन है जब देश का प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पे एक इनकरेजमेंट के लिए हमारी सेनाओं को, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है इनकरेज करने के लिए वो खुद एक फाइटर प्लेन में अगर उड़ रहा है, तो आप ये सोचिए कि मैसेज नीचे तक कितना स्ट्रांग जाता है। चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हों, चाहे हमारे एकेडमिशियंस हों, एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो सुपरवाइज़र और लास्ट जो उसका लेवल होता है उसको कितना इंकरेजमेंट मिलता है। अब आती है पॉलिसीज़ की बात, जो चेंज हुई है पॉलिसीज़ पिछले 6-7 साल में। तो वो लाइसेंसिंग प्रक्रिया से लेके और किस तरह से हमारी इंडस्ट्री को विजिबिलिटी दी गई पिछले 6-7 सालों में, जो कि हमारी सरकार जो है इस समय वो उसी को फोकस कर रही है कि हमारी इंडस्ट्री को पता लगे कि हमें हमारे देश में क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी सर्विसेज क्या खरीदने जा रही हैं, और वो उन पर जो है R&D कर रहे हैं, उस पर अपने जो हैं सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको यहीं पे डेवलप करने के लिए। और बहुत से माध्यम, जैसे कि अभी आपने अपने प्रोग्राम में पहले बताए जी, वो सारी प्रक्रियाएं एक साथ चल रही, जिसका असर सीधे देखने को मिल रहा है। अब आपने सीधे क्वेश्चन जो किया है वो निर्यात का किया है। निर्यात जो है, अगर आपने ही अभी बताया कि 2013-14 से लेके कैसे 23 गुना निर्यात जो है आज देश का जो है पिछले केवल 8-9 सालों में ही बढ़ा है। उससे पहले हम निर्यात के मामले में बहुत पिछड़े हुए थे, हम ज़्यादातर आयात ही करते थे। निर्यात हमारा पिछले 5 सालों में 46% से घटकर जो है 36% रह गया है केवल जी। सॉरी, आयात जो है वो हमारा हाँ। वो जो है वो घट के 36% रह गया है। अब हमारा जो रोड मैप है, रोड मैप जो है वो हमारा ये है कि हम प्लेटफॉर्म लेवल पे हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जितने भी हैं, चाहे वो एरो सिस्टम्स में हो, चाहे लैंड सिस्टम्स हो, चाहे हमारे नेवल सिस्टम्स हो, उसमें हम अपनी इंडिजनाइजेशन का लेवल बढ़ाएं। हम उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में अगर हम LCA को देखते हैं तो 55% जो है इंडिजिनस कंटेंट है उसमें, लेकिन हम अगले 3-4 साल में जो है हम इसमें 70% इंडिजिनस कंटेंट के लिए जा रहे हैं, जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी। क्योंकि मैं यहाँ पे ये चीज़ मैं लाना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हमारी अराउंड 500 इंडस्ट्रीज जो हैं वो सप्लाई चेन में है LCA के प्रोडक्शन में। मैं केवल एक ही एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ इस समय जी। 500 सप्लाई चेन में है, 500 इंडस्ट्रीज, वो 500 इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, और अगर वो
इंडिजनाइजेशन लेवल 70% तक जाता है, तो अब आप सोचिए कि कितनी और नई इंडस्ट्रीज शामिल होंगी, उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारे देश में ही सारी चीज़ें बनेंगी, और वो आज की ज़रूरत भी है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए हमारे देश की ज़रूरत है कि हम अपने ही देश में बनाएं, हम अपनी देश की सीमाओं की रक्षा करने में खुद सक्षम हों। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो पॉलिसीज़ जितनी भी बनाई गई हैं पिछले 6-7 सालों में, चाहे वो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर का जो उसका नया लाया गया, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई जिसमें हम जो है इंपोर्ट को कट कर रहे हैं, चाहे वो हमारा जो है एक सृजन पोर्टल है इंडिजनाइजेशन के लिए, चाहे वो स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप देखें तो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम इस समय 300 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारी नई टेक्नोलॉजीज पे जो है काम कर रहे हैं, डीप टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं इस समय, और वो सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो जो है हमारी सर्विसेज जो है प्रोक्योर कर रही हैं और उनको जो है ऑपरेशंस में लाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे कि हमारा स्टार्टअप सिस्टम जो है वो एक हमारे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो बनने जा रहा है। अनुराग जी हमारे साथ डॉक्टर सतीश भी हैं। डॉक्टर सतीश, अनुराग जी ने जिस तरह से बताया कि पूरा रक्षा क्षेत्र में एक तरह से आने वाले समय के लिए जो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, वहीं उन्होंने कहा है कि तेजस को लेकर जो स्वदेश निर्मित जो शेयर है वो भी अब आने वाले समय में बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि और ज़्यादा प्लेयर्स उसमें शामिल होंगे। किस तरह से निजी भागीदारी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत किया है? पहले आज एक महत्वपूर्ण निर्णय माननीय प्रधानमंत्री देश में बनाया वाला, देश में डिजाइन किया वाला तेजस एयरक्राफ्ट में आज करीब 40 मिनट्स फ्लाई होके देश में जो वैज्ञानिक है, इंजीनियर्स है, प्रोडक्शन एजेंसीज है और स्किल्ड वर्कर्स है और इंडस्ट्रीज को इतना महत्वपूर्ण इंस्पिरेशन दिया है। मेरा ये है, मानता हूँ आने वाला दिन में जो दूसरा एयरक्राफ्ट बनाना है, LCA Mark II या नेवल एयरक्राफ्ट या एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट, जल्दी से जल्दी ये एयरक्राफ्ट देश में बनेगा। इतना कॉन्फिडेंस है देश में। अभी एरोस्पेस सेक्टर में, एविएशन इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ चुके हैं और अभी जो समय लगेगा एयरक्राफ्ट बनने के लिए, बहुत कम समय में एयरक्राफ्ट देश में बना सकते हैं, क्योंकि इतना कैपेबिलिटीज है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, और एयरफोर्स का कॉन्फिडेंस जो है अभी और एक 100 एयरक्राफ्ट लेने के लिए एयरक्राफ्ट सोच रहा है, ऐसा हमको खबर मिल रहा है। ये इतना कॉन्फिडेंस देता है पूरा एरोस्पेस सेक्टर को देश में, और देश एरोस्पेस सेक्टर में बहुत आगे बढ़े। दूसरे में अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज बन रहा है। अभी आप देश में देखिए, अगर मिसाइल टेक्नोलॉजीज और रेडार टेक्नोलॉजीज और टॉर्पेडो टेक्नोलॉजीज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज और देश में बन रहे गन्स, ऐसा बहुत सारे क्षेत्र में अभी देश ये एडवांस नेशंस को कोई कमी नहीं है। से ज्यादा हम आत्मनिर्भर बन गए, सब देश में बन रहा है। अभी जो छोटा छोटा चीज है जो बनना है, अभी उसके ऊपर बहुत सारे वर्क आगे बढ़। डॉक्टर सतीश, हम ये भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि जब तेजस का तेज आसमान में आज दिखाई दिया, जब प्रधानमंत्री ने उड़ान भरी, तो तेजस किस तरह से तमाम और जो बड़े देश हैं, जो रक्षा क्षेत्र में मजबूत देश कहे जाते हैं, उनकी तुलना में भारत का तेजस या भारत के रक्षा क्षेत्र में जो नए फाइटर एयरक्राफ्ट बन रहे हैं वो किस तरह से मजबूत है, वो क्या तुलना कर सकते हैं? एक तेजस में जो टेक्नोलॉजीज लगाया है, अभी जो एवियनिक्स है, बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज है। वो मोर लाइक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। उसमें जो नेविगेशन सिस्टम्स है, कंट्रोल ला है और सब सिस्टम्स और उसका वेपन सिस्टम, आज LCA तेजस एयरक्राफ्ट पे ऑलरेडी एयर टू एयर वेपन्स टेस्ट हुआ है। हमारा जो अस्त्रा देश में बनाया वो मिसाइल भी टेस्ट हुआ है। अभी जो आने वाला तेजस Mark II वो इससे और बड़ा वेट वाला है, और आगे उसमें बहुत सारे वेपन्स हो सकते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं। और इसके लिए हमने देश में बनाया पहली बार एडवांस्ड रेडार बनाया, ये रेडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग अरे रेडार, बहुत कम ही देश दुनिया में बनाया है।
वो रेडार भी ये तेजस एयरक्राफ्ट के ऊपर टेस्ट भी किया है, और ऐसा वाला बहुत इलेक्ट्रॉनिक सूट्स भी देश में बनाया है। तो तेजस एयरक्राफ्ट एक महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट है, मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, और इस आने वाला एयरक्राफ्ट जो तेजस मार्क 2 है वो और बड़ा वाला एयरक्राफ्ट है, और उसका वेट ज्यादा है, और बहुत सारे वेपन्स ले सकते हैं, और बहुत सारे सेंसर्स पे ले सकते हैं। वो बहुत एकदम मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट डॉक्टर सतीश, हम कब तक उम्मीद कर रहे हैं LCA तेजस का एडवांस जो वर्जन आने वाला है LCA MK2? मेरा मानना है अगले आने 2 साल में ये फ्लाइट होना है LCA मार्क 2 का, और आमका का भी डिजाइन हो रहा है। वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, और देश बनेगा दुनिया में 2-3 कंट्रीज में एक बनेगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री और आत्मनिर्भर के लिए देश में बनाना है, इंडस्ट्रीज को पुश कर रहा है, और देश में टेक्नोलॉजीज को पुश कर रहा है, और जो जैसा स्टार्टअप्स आ रहा है देश में, नया टेक्नोलॉजीज आ रहा है, हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज को पूरा देश में बना के हमका जल्दी जल्दी बन सकते हैं देश में। जी अनुराग जी, आपने स्टार्टअप्स की भी बात की थी। बात ये भी है कि भारतीय हथियार खरीदने के लिए जिस तरह से कई देश अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उसके बड़े कारण क्या है? क्या लागत है, टेक्नोलॉजी है, या भारत की विशेषज्ञता है? ये है क्या? क्योंकि 80 से ज्यादा देश हैं जो इस समय एक तरह से भारत निर्यात कर रहा है उन देशों को। इस समय मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि भारत इस समय देश जिनको निर्यात कर रहा है वो 100 से ज़्यादा हैं, 106 देश हैं आज की तारीख में। जी। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक आपने कहा कि क्या चीज़ जो है बड़ी स्पेशल है इंडिया के बारे में, वो है हमारे स्टार्टअप्स और उनकी नॉलेज। क्योंकि अगर आप वैसे भी देखें तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो अब तक जो थे विदेशों में काम कर रहे थे, लेकिन हमारी जो ये पिछले 6-7 सालों में जो पॉलिसीज़ में पहल हुई है उससे हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो वापस आ रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं कंट्री में, क्योंकि कंट्री में एक माहौल है इस समय, उनको एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दिया गया है काम करने के लिए। तो उनकी नॉलेज और ऑफ कोर्स इंडिया में जो है वो कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट जो है वो दूसरे देशों के मुकाबले कम ही रहती है, वो एक चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे पूरा जो एक सेटअप है वो जिस तरह से इस्टेब्लिश किया गया है वो गवर्नमेंट सपोर्टेड, फुल्ली गवर्नमेंट सपोर्टेड है, और उनको जो है एक पूरा कंप्लीट एटमॉस्फेयर जिसे मैं कहता हूँ, और संग में उनको एक एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट प्लस एक्सपोर्ट मार्केट दोनों एक साथ में ली, जो कि दूसरे देशों में अगर हम देखें, इवन बड़े देशों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इस तरह के जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, इजी सिस्टम्स नहीं है। आज वाजपेयी जी, क्या डिफेंस डील में जो पहली शर्त भारत ने अब रखी है कि स्वदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर हो लेकिन देश में ही हथियार बने, इसने क्या बहुत बड़ा बदलाव किया? बिल्कुल, आज की तारीख में बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे वो आपका स्वीडन हो या इजराइल हो, सारे देश जहाँ जो कि रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी वाले माने जाते हैं, वो आज की तारीख में भारतीय कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए वो जो हैं वो आगे आ रहे हैं। और आप आगे आने वाले 2-3 सालों में देखेंगे जितनी भी बड़ी कंपनी हैं वो भारत में ही इस समय एस्टैब्लिश अपने को करने वाली हैं। ये एक, क्योंकि यहाँ पे एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इस समय मिला हुआ है जो कि इस तरह के जॉइंट वेंचर्स को बढ़ावा दे रहा है, और उनको ये लगता है कि यहाँ पे जो हमारे स्टार्टअप्स वर्क कर रहे हैं और एमएसएमई सपोर्ट जितना बड़ा है, क्योंकि मैं एमएसएमई सपोर्ट की जरूर बात करना चाहूँगा। हमारे पास इस समय अराउंड 16,000 कंपनीज से ज़्यादा एमएसएमईज हैं जो कि डिफेंस के सप्लाई सिस्टम में, सप्लाई चेन में वर्क कर रही हैं। तो और साथ साथ जो ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी इस्टेब्लिश किए गए हैं जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, ये एक बहुत ही बड़ा एक भारत सरकार का जो है कि एक उनको इनकरेज करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को आने के लिए जो है वो एक मीन्स प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पे वो आ सकती हैं। सारी सुविधाएं जो हैं उनको जो है सरकार दे रही है कि जिससे कि वो यहाँ आ सकें। एफडीआई लिमिट में भी, एफडीआई लिमिट जो है वो अगर आप देखें तो इस समय 74% अंडर ऑटोमेटिक रूट दी गई है, जिससे कि विदेशी कंपनियां अपना निवेश कर सकती हैं
और 100% तक भी वो आ सकती हैं डिफेंस के क्षेत्र में, जो कि पहले नहीं था। हाँ। और अगर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाती हैं तो 100% FDI भी अलाउड है। अंत में वाजपेयी अनुराग जी आपसे भी सवाल, और डॉक्टर शशिधर बहुत छोटा सा जवाब हम चाहेंगे कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत जब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, रक्षा क्षेत्र कितनी बड़ी भूमिका अदा करेगा, क्या कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली एक माइंडसेट बदला गया है। पहले देखिए, अभी जो स्टार्टअप्स जो देश में आ रहा है, वो स्टार्टअप्स का थिंकिंग ये है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव थिंकिंग है। खाली देश के लिए नहीं, देश को तो जरूर बनेगा, बन रहा है। नहीं, मेरा प्रोडक्ट दुनिया में जाना है, दुनिया में सबसे आगे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट होना है, एक माइंडसेट। दूसरा, इंडस्ट्रीज, हमारा MSME और दूसरा इंडस्ट्री जो डिफेंस में आया है, इसके पहले डिफेंस में आने वाला बहुत कम थे, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ गए। इंडस्ट्रीज अभी बन रहा है, रेडार बन रहा है, टॉर्पेडोज बन रहा है, मिसाइल्स बन रहा है, बॉम्ब्स बन रहा है, टैंक्स बन रहा है और गन्स बन रहा है। ये इंडस्ट्रीज वो भी अभी पूरा एक्सपोर्ट के लिए देख रहे हैं, पूरा एक्सपोर्ट का पूरा कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं, इसके पहले ऐसा वाला इंक्वायरीज नहीं देखा है। कम से कम 20-30 इंडस्ट्री कंट्रीज हमारा प्रोडक्ट्स को इंटरेस्ट दिखा रहा है। हम रेडार्स है, मिसाइल्स है, LCA तेजस एयरक्राफ्ट है, गन्स है, कितना भी बहुत सारे देश से इंक्वायरीज आ रहा है। सो ये $5 बिलियन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट लगाया है, वो जरूर आने वाला 2-3 साल में जरूर हम पहुंचेंगे और उससे आगे भी जाएंगे। ऐसा है सिनेरियो, एक्सपोर्ट का बहुत आगे बढ़ रहा है। जी अनुराग जी, अंत में क्या संदेश, आज जब प्रधानमंत्री ने तेजस से उड़ान भरी तो खासकर दुनिया के उन देशों को जो भारत की तरफ रक्षा क्षेत्र में आज की तारीख में उम्मीद से भी देख रहे हैं, सहयोग की निगाह से भी देख रहे हैं और एक ताकतवर देश के तौर पे भी देख रहे हैं? सबसे पहला संदेश कि भारत, जो प्रधानमंत्री जी ने देने की कोशिश की है, वो ये कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। हम अपने यहाँ हर चीज़ बना सकते हैं, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास कैपेबिलिटीज़ है, ये सब हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी एक देने की संदेश कोशिश की है कि आप हमारे देश में आइए और मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को बढ़ावा दीजिए। मुझे लगता है यही संदेश प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को देने की कोशिश की। जी हाँ, मेक इन इंडिया की ताकत और मेक फॉर वर्ल्ड में भारत सहयोग करे और भारत के साथ मिलकर भारत की ताकत को दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेजस में अपनी उड़ान भरी और इसी के साथ देश और दुनिया को बड़े संदेश भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका भी और अनुराग जी आपका भी स्टूडियो आने का और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, तमाम उन पहलुओं को बताने के लिए जो आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र में भारत के एक तरह से नजरिए को और उसके उस व्यापक उस पूरे क्षेत्र को बताते हैं कि किस तरह से नई उम्मीदें, नए रोजगार और नए एक तरह से मौके देश के लिए लेके आने जा रहा है रक्षा क्षेत्र। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सयानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नए भारत को और सशक्त करने में अपना योगदान दें, अपनी भागीदारी निभाएं। अगर आप कोई चैरिटेबल संस्था,
ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है तो ITR 7 ई फाइल करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अपना ITR 7 30 नवंबर 2023 तक अवश्य ई फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए जाएं incometax.gov.in पर। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। और उत्तरकाशी में सिलकियारा सुरंग में चल रहे राहत और बचाव अभियान का आज 14वां दिन है। विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श के बाद श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग का वैकल्पिक तरीका अपनाया है। सुरंग में ऑगर ड्रिलिंग बंद हो गई है। इसके बाद अब सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनें चढ़ना शुरू हो गई हैं। ऑगर मशीन में बर्मे के ब्लेडों को काट कर निकालने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग हादसे में राहत और बचाव अभियान 14वें दिन भी जारी रहा। जब राहत और बचाव अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंचने ही वाला था, तब सुरंग के अंदर अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन टूट गई, जिससे टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने में कुछ समय लग रहा है। विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श के बाद श्रमवीरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग का वैकल्पिक तरीका अपनाया है। इसके लिए SJVN और ONGC की टीमें सिलकियारा सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर अपना काम कर रही हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बचाव कार्यों पर कहा कि बचाव कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। ऊपर से खुदाई भी फिर शुरू हो सकती है। इसका जो डायमेंशन होगा वो तकरीबन 1.2 मीटर 1200 मिलीमीटर जो है वो इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये तो 900 मिलीमीटर है, वो 1200 मिलीमीटर मगर ऊपर से नीचे होगा। 86 मीटर 86 मीटर की डेप्थ तक इसको जाना पड़ेगा। और फिर नीचे जो टनल का क्रस्ट है जो अभी गिरा हुआ है, यहाँ पर 62 मीटर जो गिरा हुआ है, उस क्रस्ट को इनकाउंटर करेंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो ये इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो भी तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, इनमें हमें थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलकियारा सुरंग में चल रहे बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे। सिलकियारा सुरंग में चल रहे बचाव अभियान का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि अंदर जो लोग फंसे हैं उनसे मेरी अभी बात हुई है, उनके हौसले मजबूत हैं। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग, उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं, तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। बहुत तेजी से हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार से कल थोड़ी सी बाधा आई, मैं आज कह सकता हूं कि उसके बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारे वो 41 मजदूर हैं, पहली प्राथमिकता वो है कि वो बाहर आएँ। उन तमाम चीज़ों की जो आवश्यकता है मेहनत करने की, काम करने की, वो सब यहाँ पे की जा रही है। इस बीच प्रशासन द्वारा टनल में फंसे मजदूरों की परिजनों से बात करवाई जा रही है। परिजनों को उम्मीद है कि जल्द ऑपरेशन पूरा होगा और अपनों से मिल सकेंगे।
उसको बोला कि इतना दिन रहिएगा तो फिर वहाँ पर भी आपको दिक्कत हो जाएगा। खाना वाना खाया कल उसने उन लोगों का खाना पीना ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और दे दिया इन्होंने, खाना दिया लेकिन हाँ खाना दिया है, नहीं वो लोग खा रहा है। अच्छा, इसका मन नहीं लग रहा खराब है। हाँ। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत और बचाव कार्यों पर नजर रख रहे हैं। प्रतिदिन की प्रगति पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जानकारी ले रहे हैं। इस बीच टनल में फंसे हुए श्रमिकों के लिए पाइपलाइन के जरिए भोजन, फल, पानी और दवाएं सुरंग में भेजी जा रही हैं। श्रमिकों के टनल से निकलते ही मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस तैयार रखी गई है। गंभीर स्थिति में पाए जाने पर श्रमिकों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया जाएगा। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास न केवल जारी है, बल्कि जल्द ही इनको बाहर निकालकर सकुशल इस कार्य को अंजाम दिए जाने का संकल्प भी जारी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, उत्तरकाशी, सिलक्यारा। और दुनिया में जहां जहां भी इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में कई विकल्पों पर काम किया गया है। आइए दुनिया के कुछ मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशंस पर भी नजर डालते हैं, जिनमें लोगों को बचाया भी गया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी चुनौतियां रहीं और लंबा वक्त लगा। बात सबसे पहले 1989 का रानीगंज का कोयला खदान रेस्क्यू ऑपरेशन। वेस्ट बंगाल के महावीर कोलियरी रानीगंज की कोयला खदान जलमग्न हो गई थी और इसमें करीब 65 मजदूर फंस गए थे। बाढ़ में कम से कम 232 खनन कर्मी फंस गए थे, लेकिन 161 लोगों को तुरंत बचा लिया गया था। बाकी फंसे रहे लोगों में से 6 मजदूरों की जान भी चली गई थी। मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू नाम से फिल्म भी बनी है। वहीं 2002 का एक रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्यू क्रिक माइनर्स रेस्क्यू है। ये अमेरिका का 24 जुलाई 2022 का पेंसिल्वेनिया के समरसेट काउंटी में क्यू क्रिक माइनिंग इंक का हादसा भी बेहद भयावह रहा। खदान में फंसे 9 खदान कर्मियों को बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर 77 घंटे के बाद बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की गई थी। वहीं 2006 की बोरवेल दुर्घटना है। हालांकि ये खदानों की दुर्घटनाओं से अलग है। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव में एक 60 फीट गहरे बोरवेल में 5 साल का मासूम प्रिंस गिर गया था। करीब 50 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रिंस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। वहीं 2010 में चिली की एक ये बड़ी घटना थी। चिली के खनिकों का बचाव अभियान जो था ये काफ़ी चर्चित रहा। ये 5 अगस्त 2010 को सैन जोस सोने और तांबे की खदान के ढहने से 33 श्रमिक उसमें दब गए थे, जिन्हें एक लंबी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया था। वहीं 2018 में थाई गुफा बचाव एक ये पूरा एक तरह से ये एक दुर्घटना रही है। थाईलैंड के 12 खिलाड़ी बाढ़ग्रस्त थाम मुआंग गुफा में फंस गए थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कथित तौर पर 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं सिलक्यारा में इस समय पिछले 14 दिन से जो अभियान चल रहा है उसमें किस तरह से इतने लोग शामिल हैं। इसी तरह से जब हम इस दुर्घटना की बात करते हैं तो इसमें भी विभिन्न देशों के 90 गोताखोर शामिल हुए थे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, और ये पूरा ऑपरेशन करीब 2 सप्ताह तक चला था, जिसमें सभी को जीवित निकाल लिया गया था। तो ये कुछ दुनिया के बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं जो काफ़ी मुश्किल भरे भी रहे, लेकिन इसमें लोगों को बचा भी लिया गया, समय लगा और कई तरह की स्ट्रैटेजीज में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बदलाव भी किया गया है। सिलक्यारा टनल हादसे में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ओपी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं ठीक उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के पास से ही। ओपी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ओपी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब एक दूसरे विकल्प पर काम किया जा रहा है, यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर, उसके लिए उपकरणों को भी मंगाया जा रहा है, क्या इस समय का अभी का अपडेट है?
जी, सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर को जब ये घटना घटी तब से यहाँ लगातार राहत बचाव और आपदा प्रबंधन के कार्य जारी हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वित प्रयासों से यहाँ केंद्र और राज्य एजेंसियां लगातार इस काम में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसका पल पल का अपडेट ले रहे हैं। यही वजह है कि इसमें न केवल भारत बल्कि विदेशों में जो एक्सपर्ट है उनको यहाँ लाया गया और सभी अपने अपने हुनर का यहाँ इस्तेमाल करते इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो हिमालयन पहाड़ है ये बहुत नाजुक और संवेदनशील पहाड़ है, इस वजह से यहाँ ऑपरेशन को अंजाम देने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी जो ताज़ा खबर है उसके मुताबिक मैं ये बताना चाहूँगा कि कल देर रात्रि इस टनल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी अमेरिकन ओगर मशीन से, तो उस मशीन में जो इसकी जो कटर थे वो तकरीबन 25 mm के जो आयरन है उनसे और पाइप से टकराकर फंस गए। उसके बाद इनको निकालने का लगातार कार्य जारी रहा, लेकिन वो इतने पेचीदा तरीके से फंस गए कि उनको निकाल नहीं पाए और मशीन अभी वहीं अटकी हुई है और उसके बाद काम को रोका गया। लेकिन जो उच्च स्तरीय अधिकारियों ने यहाँ मीटिंग की और जो इंजीनियर्स और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने तय किया कि हमें हर मोर्चे पे काम करना चाहिए, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल दोनों। यही वजह कि उन्होंने इस चीज़ को तय करने के बाद में इस पहाड़ी के ऊपर जो ये सुरंग है उसके ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग करने का तय किया और ONGC जो कंपनी है भारत सरकार की वो और इसके साथ ही साथ सतलुज जल विद्युत निगम, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई। सतलुज जल विद्युत निगम इसमें वर्टिकल ड्रिलिंग करेगी जो तकरीबन 89 फीट गहरा होगा और 1200 mm ये चौड़ा होगा। इसके साथ ही जो ONGC से उसको शायद से एक टनल बनाने का जिम्मेदारी दी गई है, एक्सेस टनल, ताकि जो आपदा और परेशानी की स्थिति है उससे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। इस काम के लिए तकरीबन 1150 मीटर की सड़क बनाई गई है और इसको बनाने का काम किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये एक कच्ची सड़क है लेकिन इसको एक पक्के रास्ते की तरह बनाया गया है और इस काम के लिए आज दिन में 1 बजे के आसपास जो मशीन आई है ट्रेंचलेस कंपनी और नवयुगा कंपनी की मशीनें हैं जो बहुत हाई टेक कंपनी की है और बहुत ही हैवी लोडेड मशीनें हैं जो बहुत ही दक्षता के साथ काम करती है। इन मशीनों को ऊपर पहाड़ी पर पहुंचा दिया गया है लेकिन अभी बहुत सारी मशीनें आना बाकी है। इसी काम के साथ साथ जो ऑगर मशीन है उसमें जो फंसा हुआ है जो इसका कटर है उसको निकालने के लिए भी हैदराबाद से विशेष तौर से मंगवाई गई है जो प्लाज्मा कटर है, उससे इनको काटा जाएगा। साथ ही साथ ये भी तय किया गया कि हर मोर्चे पर हम काम करें। जो इस जो टनल जहां मैं खड़ा हूं ये मेरी साइड पीछे सिलक्यारा साइड का है एंडिंग पॉइंट और इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो बरकोट साइड है। तो बरकोट साइड से सतलुज जल विद्युत निगम को जिम्मेदारी दी गई है, वो भी वहां पे ड्रिलिंग का काम कर रही है। इधर ये नवयुगा कंपनी है वो ड्रिलिंग का काम कर रही है। इस पहाड़ी के ऊपर जो है सतलुज जल विद्युत निगम और ONGC काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं हर मोर्चे पे न केवल काम हो रहा है बल्कि केंद्रीय मंत्री VK सिंह यहाँ मौजूद है, राज्य के मुख्यमंत्री ने यहाँ अस्थायी कैंप बनाया है और लगातार सचिवालय बनाकर यहाँ अपने राजकार्य करने के साथ साथ टनल से जुड़े हर पल की अपडेट लेने के साथ साथ मदद और जो भी जरूरत की चीजें होती हैं उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात इसमें यह रही है कि जो 4 mm का पाइप था उसके अलावा 6 इंच का एक पाइप और डाला गया, उससे खाना और अन्य सामग्री मजदूरों तक उनकी इच्छा के अनुसार पहुंचाई जा रही है। बहुत सारे मजदूरों ने नमक की डिमांड की, बहुत सारे मजदूरों ने कपड़े की डिमांड की, जो डेली जीवन में ब्रश और टूथब्रश होते वो भी उन तक पहुंचाए गए। इसके साथ साथ उनको हल्का पौष्टिक और न्यूट्रिशनल फूड पहुंचाया जा रहा है, सभी उसका आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन जो चिंता की बात यह है कि इतने दिन से वो फंसे हुए इसलिए थोड़ी सी मानसिक मनोस्थिति कभी कभी बिगड़ सकती है। इसको लेकर चिकित्सकों की टीम लगातार उनसे माइक्रोफोन के जरिए मजदूरों से बात कर रही है और मजदूरों का हौसला बना रही है ताकि वो उनको किसी तरह की चिंता नहीं हो। इसके साथ साथ मजदूरों की उनके परिजनों से भी लगातार बात की जा रही है कि वो किसी तरह की चिंता में नहीं फंसे। तो निश्चित तौर पर यह ऑपरेशन जिस तरह प्रधानमंत्री कार्यालय की संवेदनशीलता और मॉनिटरिंग के जरिए पूरा हो रहा है इसमें देर लग सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। बिल्कुल ओपी, कई मोर्चों पर लगातार इसमें जो बचाव और राहत का कार्य जारी है। एक छोटा सवाल ओपी आपसे करेंगे कि 14 दिन से जो मजदूर फंसे हुए हैं उसके प्रवेश द्वार पर एक पानी रिस रहा था जिसको लेकर चिंता जाहिर की गई थी। हालांकि अधिकारियों ने उसे सामान्य माना है, क्या उसको लेकर कुछ सामने कुछ आया है? जी, ये नेचुरल चीज़ है क्योंकि ये जो पहाड़ी है इसमें इसका जो फ्लो है एक झरने से कनेक्ट होता है, इसमें नेचुरल पानी रिश्ता रहता है। जहाँ ये टनल है इसका बाहर का पॉइंट है वहाँ पर भी कंटिन्यू पानी का झरना एक प्राकृतिक स्रोत है जो बहता रहता है और इसी का एक जो कनेक्टिंग स्रोत है वो टनल के एक पॉइंट पर है जिससे हल्का पानी ऐसे रिस रहा है जिससे मामूली फीलिंग होती है कि यहाँ पानी आ रहा है। लेकिन जो इंजीनियर्स है उनका मानना है कि ये कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है क्योंकि टनल के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी ऐसा रिश्ता रहता है नेचुरली। जब ये बीते 4.5
साल में काम चल रहा था तब भी, और जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं वो मजदूर भी उसी पानी को पीने का इस्तेमाल में भी लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्राकृतिक पानी है। लेकिन वो ज़्यादा नुकसान और ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। चिंता सिर्फ इसी बात की है कि जो ड्रिलिंग करते टाइम अगर किसी तरह से मलबा धस जाए, क्योंकि बुरबुरे पहाड़ हैं तो इनमें क्या होता है कि सॉफ्ट रॉक होती है तो वो गिर जाती है, उससे थोड़ा सा कंपन वगैरह, जैसे ड्रिलिंग के दौरान बहुत सारा चीज़ें होती है, उस दौरान ऐसी कोई स्थिति न बने जिससे कि मजदूरों को नीचे दिक्कत हो, ये जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें बाधा हो। जी बिल्कुल, ओपी वर्टिकल ड्रिलिंग में बचाव अभियान को सफलता मिले, यही इस समय सब एक तरह से प्रार्थना भी कर रहे हैं और जल्द से जल्द श्रमिकों के बाहर आने का इंतजार भी किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी अभी तक के अपडेट के लिए, धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, न्यूज नाइट में आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे इस शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेलंगाना में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामारेड्डी और महेश्वरम में विशाल चुनावी जनसभाओं को संबोधित करा। यूपीए और बीआरएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नाम बदलने से वोट बैंक की राजनीति का इतिहास नहीं बदला जा सकता। पीएम के अलावा बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के कामारेड्डी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पार्टी जो कहती है उसे पूरा करके रहती है। उन्होंने तेलंगाना की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पिछड़े समाज से ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर रखा है और इस बार केसीआर को भी लोग सत्ता से हटा देंगे। बीआरएस और कांग्रेस में एक और बात कॉमन है, ये दोनों दल आप लोगों को धोखा देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी अचानक से टीआरएस को बीआरएस बना दिया जाता है, इसी साल यूपीए को भी इंडी अलायंस बना दिया गया है। देश के लोग ये सारे हथकंडे अच्छी तरह समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना के कोल्हापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार के दौरान 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आसिफाबाद की चुनावी रैली में तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर बीआरएस पर निशाना साधा। केसीआर सरकार में 7 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सारे पेपर लीक की जांच कराकर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है। भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निजामाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला किया। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। ये तीनों की तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में है। केसीआर जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते। बीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री केसीआर भी लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी पार्टी का प्रचार करने में जुटे हैं। तेलंगाना की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उर्मिलेश भट्ट और धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। राज्य में 68% से ज्यादा हुआ है मतदान में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ साथ दिग्गज हस्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदेश की सभी 199 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 1862 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा की 200 में से 199 सीटों पर मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंचे। श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, दौसा, भरतपुर समेत सभी जगह सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। युवाओं के साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी पूरे उत्साह के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया और सभी चुनाव आयोग के इंतजाम से काफी खुश नजर आए। मतदान के उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक बुजुर्ग मतदाता आंख का ऑपरेशन कराने के बाद सीधे मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। मेरे मन में था कि ये मेरा जो एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, मैं इसको पूरा करूं और ऑपरेशन थिएटर से सीधा मैं यहाँ पर मतदान करने के लिए आया हूँ। वोटियर्स बहुत अच्छे सहयोगी रहे, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हुई, मुझे कहीं उतरना भी नहीं पड़ा। वोट देके बाहर से आराम से मैं वापस यहाँ आ गया हूँ। लोकतंत्र के महापर्व में भी अलग अलग तरह के नजारे देखने को मिले। भरतपुर में बाजे गाजे के साथ दूल्हा भी वोट डालने पहुंचा। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में भी अलग ही उत्साह देखने को मिला। बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ। कुछ चेंज हो जाए अपने, जैसे अपने रोजगार है। लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिली। मतदान का जो अधिकार है उसको सही तरह से सदुपयोग करके और अपना प्रथम अधिकार मान के और कर्तव्य मान के इसको पूरा करके, इसलिए हम सुबह जल्दी आके और इसको पूरा किया। आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी मतदान करने पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में और राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर में वोट डाला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा में और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में वोट डाला। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत सपरिवार वोट डालने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर पूर्व में तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट और बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने जयपुर के मतदान केंद्र पर वोट डाला और आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने 12 पोलिंग बूथ पर वोट डाला। इस सब के बीच जीत को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे भी हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। बहुत हाई कैपेसिटी गारंटी होगी है, सरकार पुनः रिपीट होगी इस बार। राजस्थान में वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला है। बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक सीट भरतपुर छोड़ी है। इसके अलावा माकपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम समेत कई निर्दलीय भी मैदान में हैं। मतगणना 3 दिसंबर को होगी, तभी ये पता चलेगा कि जनता ने किस पार्टी को जनादेश दिया है। शैलेंद्र मिश्र, नीरज सिंह और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा
भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। नए भारत को और सशक्त करने में अपना योगदान दें, अपनी भागीदारी निभाएं। अगर आप कोई चैरिटेबल संस्था, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, तो ITR 7 ई-फाइल करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अपना ITR 7 30 नवंबर 2023 तक अवश्य ई-फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए जाएं incometax.gov.in पर। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। छत्तीसगढ़ में चल रहे महादेव ऐप मामले में भाजपा ने राज्य सरकार पर गवाहों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर शिवाश ने कहा है कि मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़ा मामला होने के कारण प्रशासन की तरफ से ये किया जा रहा है। पुलिस और मुख्यमंत्री सचिवालय के जो अधिकारी हैं, इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत में गवाहों को भ्रमित करने का और बयान बदलने का कुचक रचा है। चूंकि इसमें आला अधिकारी और मुख्यमंत्री सचिवालय और स्वयं मुख्यमंत्री का नाम सामने आ रहा है, तो राज्य के पूरे पुलिस अधिकारी यहाँ पर दबावपूर्वक इस प्रकार के बयान बदलने का प्रयास करवा रहे हैं। वास्तव में हकीकत ये है कि सारी चीज़ें पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि महादेव के संचालक और जितने भी महादेव ऐप से जो जुड़े हुए लोग हैं, ये कहीं ना कहीं सारा हिस्सा और पैसा मुख्यमंत्री और उनके गुर्गों को भेजते थे। बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। आज इसी कारण ईडी की जो जांच है यहाँ तक पहुंची है। आने वाले समय में और भी इसमें जो चेहरे बेनकाब होंगे, सारी चीज़ें जनता के सामने आएगी और जो लोग इस पे पूरी तरह से शामिल है, इनकी जगह अब विधानसभा नहीं जेल में होगी। और न्यूज नाइट में आज इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस मौके पर जेंडर आधारित डेटा से जुड़ी पुस्तक का भी अनावरण किया गया। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने गगनयान मिशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगले वर्ष के अप्रैल तक अनमैन्ड मिशन के अंतरिक्ष में जाने और वापस आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि मिशन के लिए रॉकेट के मुख्य पुर्जे लगभग तैयार हो चुके हैं। वहीं क्रायोजेनिक स्टेज दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण के 60 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक RS-200 ध्वनि रॉकेट का भी प्रक्षेपण किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोबाइल उद्योग क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठक की। मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वर्ष 2014 में मोबाइल आयात पर भारत की 78% निर्भरता था, जबकि आज केवल 0.8% आयात निर्भरता के साथ भारत में बिकने वाले सभी मोबाइलों में से 99.2% मेड इन इंडिया उत्पाद हैं। 20 नवंबर को विशाखापत्तनम बंदरगाह पर लगी भीषण आग के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार दोषियों ने नशे की हालत में एक दूसरे की नावों पर सिगरेट फेंककर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस CCTV और कॉल रिकॉर्ड के जरिए दोषियों को पकड़ने में सफल हुई। पश्चिम बंगाल के वर्धमान के कुटी रेलवे स्टेशन पर आग लग गई। आग की सूचना से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। RPF और फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की घटना से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे
वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।